नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के मामले में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। जम्मू सहित कुलगाम और पुलवामा में एनआईए की छापेमारी की गई है और कई जगहों पर एसआईए ने भी कार्रवाई की है। तो लगातार टेरर फंडिंग पर सरकार सख्त कदम उठा रही है। सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि आतंक के आकाओं पर भी सरकार सख्त कदम उठा रही है। टेरर फंडिंग का अब जम्मू कश्मीर से एक तरह से सफाया होगा। लगातार सख्त कदम सरकार की तरफ से और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। एनआईए भी इसमें अहम किरदार अदा कर रही है क्योंकि पाकिस्तान टेरर फंडिंग का बड़ा सोर्स है, बड़ा जरिया है और सरहद पार से जो चीजें टेरर फंडिंग को लेकर होती हैं उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, इसी पर लगातार एनआईए और इससे जुड़ी हुई जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार टेरर फंडिंग पर सरकार सख्त कदम उठा रही है, एजेंसियां एक तरह से सख्त कदम इसके खिलाफ उठा रही हैं। बहुत खास मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का और पैनलिस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और इसके अलावा फॉर्मर डिप्टी सीएम भी हैं जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मेरे साथ एक और खास मेहमान इरफान हाफिज लोन साहब हैं जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा है। इरफान हाफिज लोन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। और कुछ देर में मेरे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से सर लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां या जो जांच एजेंसियां हैं वो टेरर फंडिंग को लेकर सख्त कदम उठा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार का और एजेंसियों का एक तरह से जो दायरा है वो तंग कर रहे हैं। जो आतंकवाद को जहां से फंडिंग होती है, आतंकवाद को जहां से बढ़ावा मिलता है, जहां से इन्हें फाइनेंस किया जाता है, तो इनके खिलाफ दायरा तंग किया जा रहा है सर। हाँ बिल्कुल अबू हुरैरा जी, मैं 30 सेकेंड आपके लूंगा थोड़ी सी बैकग्राउंड बताने का जी, क्योंकि भारत जब हम आजाद हुए तो हमने डेमोक्रेटिक सेटअप को एक्सेप्ट किया जी। और भारत जो लिबरल डेमोक्रेसी है जिसमें बोलने की आजादी है, अपना काम करने की आजादी है, वो सभी जो है शहरियों को देती है, सिटीजन्स को देती है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से वहां पर उस समय सियासत हुई और एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जिसका नाजायज फायदा यहां जो है पाकिस्तान ने उठाया, उसके कवर में जहां पर जो जिस प्रकार से उसने इंटरफेयर करना शुरू किया, इसी तरीके से चाहे वो सेपरेटिस्ट थे, अलगाववादी थे, चाहे वो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट थे, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उन्होंने जो है इस प्रकार का माहौल तैयार किया जिसके कारण यहां पर जो है एक मजहब के आधार पर जो पहले अलगाववाद और उसके बाद जो है उग्रवाद ने रूप लिया, जिसके कारण 42,000 लोग जो है जम्मू कश्मीर में वो उनकी लाशें गिरी, खून बहा। उसके लिए कई कोशिशें हुई, इंटरनेशनल इशू बना जम्मू कश्मीर। उसके बाद टेररिज्म को भी जो है एक कहना चाहिए उसको भी मतलब सपोर्ट मिला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको आजादी का एक बताया गया पे ये है। लोगों ने कहा यहाँ के सॉफ्ट सेपरेटिस्ट जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं ये भटके हुए नौजवान हैं, ये है वो है, कई प्रकार की बातें थी। मैं मानता हूं ऐसे लोग जो 42,000 डेड बॉडीज गिरी हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो हमारे सैनिक थे, सुरक्षा बल के लोग थे, जम्मू कश्मीर के लोग थे, यहाँ के सिविलियंस थे, या यहां तक जम्मू कश्मीर के नौजवान थे जिनके हाथ में जब बंदूक पकड़ाई गई, ये लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 समाप्त करने के बाद, 35 समाप्त करने के बाद अभी चाहूमुखी जो प्रॉक्सी वार है, ये एक जो पाकिस्तान के द्वारा 4 जंगें थी, उसके बाद ये जो प्रॉक्सी वार है उसको लड़ने के लिए जो कोशिश हो रही है, जिसके नतीजे आ रहे हैं, उसमें अभी जीरो टॉलरेंस सेपरेटिज्म और जो टेररिज्म को उसके मद्देनजर, चाहे वो टेररिस्ट है उनके खिलाफ मुहिम चल रही है और ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, हवाला मनी है, टेररिस्ट फंडिंग है, उसमें कई प्रकार के लोग थे, एनजीओ चलाते थे,
कई प्रकार के लोग हैं टेररिस्ट फंडिंग में उनका रोल रहता था, उसके ऊपर जो है जीरो टॉलरेंस के आधार पर ये हो रहा है। और यही जो है जिसके कारण आज हम यहाँ शांति देखते हैं, पत्थरबाजी बंद है, आज बाजार खुले रहते हैं, टूरिस्ट सीजन जो है बिल्कुल आज बहुत अच्छा गया। आज आम गरीब आदमी कश्मीरी जो है अपनी जो है बिल्कुल, यानी अब कश्मीर के हालात बहुत हद तक बदल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आपने जो बातें बताई कि किस तरह से एक बदलाव अब कश्मीर में देखने को मिल रहा है। कश्मीर में अब टेरर की जगह पर डेवलपमेंट एक तरह से हो रहा है, और टेरर जहां से पैदा हो रहा था उसी पर एक तरह से चोट किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ और मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मुजफ्फर इकबाल खान हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। मुजफ्फर इकबाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। और मेरे साथ नेटवर्क 18 की सीनियर एडिटर पॉलिटिक्स पल्लवी घोष जी भी इस चर्चा में जुड़ी हुई है। पल्लवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पल्लवी जी, लगातार हम देख रहे हैं कि 2019 के बाद से ही कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन पहले आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए और सीधा सीधा आमना सामना हो रहा था, लेकिन बाद में जब कश्मीर के अंदर ये तमाम पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो पता चला कि आतंकवाद की जड़ें दरअसल टेरर फंडिंग से ज्यादा मजबूत होती है, और उसी टेरर फंडिंग को खत्म करने के लिए अब लगातार एजेंसियां काम कर रही हैं। बिल्कुल, और आज ये मुद्दा भी उठा था पार्लियामेंट में, क्योंकि आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन था और वहां पे ये सवाल पूछा गया था कि कश्मीर में आप कहते हो कि विकास होगा, विकास कैसे होगा। तो सरकार की तरफ से बार बार यही बयान आता है कि एक नया कश्मीर की हम बात करते हैं, और नया कश्मीर तभी हो सकता है जब दो तीन मुद्दों पर सवाल, दो तीन मुद्दों को सॉर्ट आउट किया जाता है। सबसे पहले है जो आतंकवाद है उसको खत्म करना है। दूसरी बात यह है, और जिसकी जड़ें और ज्यादा मजबूत है, वो टेरर फंडिंग की। और आज आपने देखा होगा सुबह से वहां पे बहुत सारे, कम से कम 14 लोकेशंस में एनआईए की रेड हुई थी। सिर्फ कश्मीर में नहीं, दिल्ली में भी कुछ जगह पे हुई थी। और तीसरी सबसे अहम बात जो सरकार ने कहा है कि जब तक हम टेरर फंडिंग को नहीं रोकेंगे, असली मायने में विकास कश्मीर में बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि इसको मतलब ये इतना फैलता जाता है कि अगर हम इन जड़ों को नहीं काटे तो फिर क्या होगा कि विकास जो सही मायने में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो एक परसेप्शन बदलने की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है यही एक कारण है। बहुत लोग ये सवाल भी पूछते हैं बार बार कि आखिरकार चुनाव वहां पे कहाँ, वो कब होगा, डेमोक्रेसी कब आएगी, सही मायने में विकास कैसे होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, युवाओं के लिए कैसे तरक्की होगी, अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगे, हम कैसे इस बात को रोकेंगे कि युवा लोग जो हैं, जो यूथ है, वो कश्मीर छोड़ के दिल्ली, बंबई, किसी और जगह जाना चाहते हैं। सरकार का इस बात पे बार बार जोर रहा है कि जब तक हम टेरर फंडिंग, जिसकी जड़ें बहुत ही मजबूत है और जो रोकना बहुत जरूरी है, उसको काटना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम एनआईए के रेड्स होते हैं, उनका वॉच बहुत मजबूत रहता है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक वहां पे विकास बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, यानी टेरर फंडिंग जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आतंकवाद भी एक तरह से खत्म नहीं होगा। और बार बार पीएम मोदी ने भी इससे पहले कहा है, जो मीटिंग हुई थी नो मनी फॉर टेरर, उसमें भी पीएम मोदी ने और होम मिनिस्टर ने कहा था कि जो इसकी जड़ें हैं उन्हें एक तरह से काटना होगा और इनके जो मददगार हैं उनकी दरअसल पहचान करनी होगी। मैं इरफान हाफिज लोन जी आपके पास आना चाहूंगा। इरफान हाफिज लोन जी, क्या लगता है आपको कि कश्मीर में अब एक बदलाव हो रहा है और पूरे कश्मीरी, जाहिर सी बात है कि पूरे भारत के साथ साथ कश्मीर भी भारत का हिस्सा, और उस कश्मीर में आतंकवाद की वजह से जो कश्मीरी भाई हैं वो परेशान रहते हैं, लेकिन अब सरकार जो कदम उठा रही है, अब कहीं ना कहीं आतंकवाद पर एक तरह से चोट हो रही है। अबू हुरैरा साहब, मुझे आपसे एक गुजारिश है कि आप अनइंटरप्टेड 1 मिनट मुझे देंगे। जी, मुझे बिल्कुल, गुजारिश बिल्कुल। है। जी देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो हमारा, इससे पहले भी मैंने कहा, जो हमारा लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें एक बात तय है कि एक पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड, दैट टू बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तब तक एक आदमी निर्दोष माना जाता है जब तक उसके खिलाफ जो इल्जाम है वो साबित नहीं होता है। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये सेटर्ड लॉ है। अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड। तो उसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे टेरर फंडिंग की बात, एनआईए की बात हो, ईडी की बात हो,
तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर ये केवल यहां पर एक आवाज को सप्रेस करने के लिए हो, इस कानून का दुरुपयोग हो, तो हम उसका विरोध करते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो अभी आपने निर्मल सिंह जी ने या पलवी जी ने विकास की बात की, आपने भी विकास से जोड़ा 370 को कि स्पेशल स्टेटस को। आपने देखा, मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूं, अगर आप देश में देखेंगे, बहुत सी जगहों पर आप देखेंगे जहां धारा 370 नहीं था, वहां पर लोग सड़क पे भूखमरी, शेल्टर नहीं था, डस्टबिन से खाना निकालते थे। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कहीं पर भी नहीं आप पाएंगे जहां कोई छत के बिना हो, अगर कोई गरीबी सतह से नीचे भी रहता हो। उसका मतलब यह हुआ 370 विकास में कोई रुकावट नहीं थी। और मैं मुकम्मल कर रहा हूं, आपको ये बताना चाहता हूं, आज हमारे पास मुसीबत है, हम सेब जो हमारा है सड़ रहा है, उसका कोई मार्केट नहीं है। जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे पास है, हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। और आपको ये बताना चाहता हूं निर्मल सिंह जी साहब को कि निर्मल सिंह साहब, अभी हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा कि एक स्टेट को यूटी बनाते हुए। हमने हिंदुस्तान के साथ एक सेक्टर मुल्क के साथ अगर इलाहा किया था, वो हमने 3 चीजों पे किया था। और 19 चलिए नहीं, अब देखिए आप उधर जा रहे, देखिए निर्मल सिंह जी आपको जवाब देंगे। मैंने आपको टाइम दे दिया। इरफान साहब, मैंने आपको टाइम दे दिया। मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जी जी, नहीं, निर्मल सिंह जी आपका जवाब देंगे। के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया, 65 में हमारा सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर को खत्म कर दिया, और ये सब गलतियां आपको माननी होगी। नहीं इरफान साहब देखिए, एक तरफा इरफान साहब, अभी आप कह रहे हैं इरफान हाफिज लोन जी, आपको 370 से पहले के फायदे नजर आ रहे हैं, 370 के बाद के फायदे नजर नहीं आ रहे हैं। अब इरफान जी आप ये बताइए कि 370 के बाद पत्थरबाजी खत्म हो गई कि नहीं? पत्थरबाजी खत्म हो गई कि नहीं? पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं, ये बताइए। आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं? ये झूठ आप बोलते हैं। नहीं, पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं खत्म हुई? अब कश्मीर में पत्थरबाजी कहां होती है, ये आप बताइए मुझे। जवाब देने दीजिए। कश्मीर में पत्थरबाजी कहां होती है, ये बताइए मुझे। कश्मीर में स्कूल कहां बंद होते हैं? कश्मीर में बंद कहां हो रहा है? कश्मीर में स्ट्राइक कहां हो रही है? मुझे आप ये बताइए। 370 के बाद क्या ये बदलाव नहीं हुआ है लोन साहब? अरे क्या बात बोल रहे हैं आप अबू हुरैरा साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैंने आपको इतने महत्वपूर्ण बातें बताई। क्या यहां पर अगर कहीं पर विश्व में देखा जाएगा, सबसे ज्यादा जो फौजी लोगों को, बेचारों को सख्त हालात में ड्यूटी देनी पड़ती है। चलिए ठीक है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं। मतलब हुआ निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वर्सेस विंडो में ले लीजिए दोनों लोगों को। ठीक है, निर्मल सिंह जी जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए लोन जी, सुन लीजिए, निर्मल जी अब जवाब दे रहे हैं जी। इरफान साहब, 2 बातें आपने उठाई हैं। अगर कोई पाकिस्तान से मिलके, यूएस से मिलके देश के साथ विद्रोह करेगा तो वो जेल में जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी है। कोठीबाग थाना में एफआईआर जो लगा था, वो बख्शी साहब ने जो हटाया था, उसमें क्या लिखा था? पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। आज टेररिस्ट फंडिंग है, तब सेपरेट फंडिंग हो रही थी, और बेगम अब्दुल्ला का नाम था उसमें। आप इतिहास को पढ़िए, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। फिर उसे कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। फिर क्या साबित हुआ उसमें? निर्मल सिंह साहब, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, क्या साबित हुआ? वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सुन लीजिए। दूसरी बात मैं कहता हूं, अगर यहां हर किसी के सर पर शक है, क्रेडिट गोज टू महाराजा हरि सिंह, डोगरा रूलर। बिल्कुल, ये आपको नहीं जाता। आई एग्री विद यू। आप लीड ले लीजिए, जम्मू कश्मीर की ऐसी तैसी फेर दी, आप लीड ले महाराजा हरि सिंह के नाम पर के लिए हुई है। ये महाराजा को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। महाराजा हरि सिंह जी को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। स्टेट को बाहर करिए, प्रधानमंत्री और सदर रियासत को बाहर करिए। इसलिए आप यार छोड़ दीजिए कि 370 के कारण ये सारा कुछ हुआ था। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज कश्मीरी जानना शुरू हो गया है, कश्मीर को मालूम पड़ गया है कि ये जो छलावा था 370। चलिए ठीक है, मैं बहुत मुजफ्फर इकबाल जी वेट कर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। ठीक है, देखिए मैंने टाइम दे दिया। इरफान जी मैंने टाइम दे दिया, निर्मल जी मैंने, दोनों लोगों को टाइम दे दिया। ठीक है, देखिए टाइम दे दिया।
और आप इरफान लोन जी, मैंने टाइम दे दिया, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, ठीक है दबाव है लोगों को, लोन जी मैंने टाइम दे दिया है, ठीक है लोन जी मुजफ्फर साहब वेट कर रहे हैं, मैं चर्चा में जोड़ता हूँ। मुजफ्फर इकबाल जी इस बात को चलिए ठीक है, नहीं निर्मल जी मुजफ्फर जी देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों से, बात मुकम्मल हो गई आप लोगों की बात मुकम्मल हो गई। मैं दोबारा से आ रहा हूँ निर्मल जी, मैं दोबारा से आ रहा हूं, हाफिज लोन जी मैं दोबारा से आ रहा हूं। मैं मुजफ्फर इकबाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब, सर सवाल ये उठता है कि जब जो एजेंसियां हैं और जो सरकार है वो कश्मीर की भलाई के लिए काम कर रही है, क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर का हर तबका एक तरह से आतंकवाद से परेशान है, पीड़ित है, चाहे मुसलमान हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी परेशान है। आज जब एजेंसियां उसके खिलाफ कदम उठा रही है, सरकार उसके खिलाफ कदम उठा रही है, तो जो वहां की पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों इसके साथ नहीं खड़ी होती है सरकार के साथ? नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी हो या ना हो, जी पिछले 5-7 सालों से हम सुन रहे हैं। 2018 में डायरेक्टली बीजेपी का रूल समझ लो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में लग गया था। अब मैं निर्मल सिंह जी से एक ही चीज पूछना चाहूंगा, जी सीनियर लीडर हैं हमारे, मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनका। ये 370 को और ये जो पत्थरबाजी को और हड़ताल को आप उसके साथ जोड़ते हैं, उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अब ये अलग बात है कि ठीक है, एक अच्छी बात है अगर इन्होंने दिल से लोगों के जीत लिया है, लोगों का दिल, लोग दिल से पत्थर मारना छोड़ गए हैं और हड़ताल करना छोड़ गए हैं, तो मैं इसको एक अचीवमेंट मानता। लेकिन उसका भी डेवलपमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 5 अगस्त से पहले भी जब इन्होंने यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो इलीगली और गैर आईनी तौर से गिराई है एक साजिश के तहत, और जब से उन्होंने गैर आईनी तरीके से 370 को एब्रोगेट किया है, हर आदमी सदमे में है, उसमें कोई शक नहीं है। ये गलतफहमी है इनकी कि अगर खुश हैं, अगर आप कहते हो कि हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पिछले 5 साल से कोई पत्थर नहीं मारा गया, कोई हड़ताल नहीं हुई, अगर आप कहते हो कि हम टेरर फंडिंग पर भी हमने क्रैकडाउन किया है, तो आपको 5 साल होने लगे हैं। 2018 में गवर्नर रूल लगाया था, गवर्नर रूल भी डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। उसके बाद 370 खत्म होने के बाद आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान को लाया यहाँ, मुख्तलिफ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब हमें इस चीज का जवाब देना ये कि अगर हालात भी ठीक हो गए, सब कुछ ठीक है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो आप? हालात ठीक करने के लिए तो सरकार ये तमाम कदम उठा रही है। टेरर फंडिंग, देखिए टेरर बहुत बड़ा मसला है, कश्मीर बहुत सेंसिटिव इशू है, और कश्मीर में आतंकवाद का जो मसला है इसे सुलझाने के लिए ही तो टेरर फंडिंग या इस तरह की जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, ताकि कश्मीर के हालात बेहतर हो, और भी ज्यादा हालात बेहतर हो। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, निर्मल सिंह जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक से फौरन हाजिर होते हैं। तो जम्मू कश्मीर में सरकार और एजेंसियां टेरर फंडिंग पर लगातार सख्त कदम उठा रही हैं, और इसी को लेकर आज लगातार जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में एजेंसियों ने छापेमारी की है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और इससे पहले भी इस तरह की लगातार कार्रवाइयां होती रही हैं, क्योंकि आतंकवाद को अगर जड़ से खत्म करना है तो जो इनके आका हैं उन्हें सबसे पहले एक तरह से पकड़ना होगा और उन्हें गिरफ्त में लेना होगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने बदलते हुए कश्मीर पर आपसे सवाल पूछा है। जी देखिए, मैं इनको बताऊंगा, ये जमहूरियत की बात कर रहे थे, चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव होंगे, अभी जल्दी होंगे, उसका प्रोसेस पूरा हो गया है, हमें पूरा विश्वास है। दूसरा इनको मैं पूछना चाहूंगा, अरे 72 साल में जो विलेज जो है, जो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के पहली बार इलेक्शन हुए हैं, 3 टायर जो सिस्टम है, डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पहली बार हुए हैं। इनकी मतलब 72 साल यहां पर कश्मीर के लोगों ने, वहां के चीफ मिनिस्टर ने, वहां की पार्टीज ने रूल किया है। पंचायती इलेक्शन जब अटल जी आए थे तो 23 साल के बाद हुए थे, अभी हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इतने थे, इस पर थे कि करने हैं, लेकिन ये लोग इकट्ठे हो गए। हमारा पीडीपी, हमारा कोलिशन पार्टनर भी मिल गया एनसी और इनके साथ,
लेकिन आज वो भी हुए हैं। आज जो है 3 टायर सिस्टम है, पंचायत जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, ये आप देख लीजिए जल्दी होंगे। यहां के जमहूरियत की बात है, लेकिन क्या जमहूरियत आगे चलेगी? अगर जमायत इस्लामी यहां पर है, अगर टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, टेररिस्ट के हाथ में गन है, कश्मीरियों के हाथ में गन पकड़ाई जा रही है, उस वक्त ये कहेंगे कि हम जो है लोकतंत्र पनप पाएगा? नहीं पनप पाएगा। आपने नहीं पनपने दिया। आज जो एनआईए के जो एक्शन हो रहा है, जो टेररिस्ट फंडिंग पर हो रहा है, जो कल्प्रिट्स को पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर भी ऑपरेशन चिन्ह लगा रहे हो। अरे भाई खड़े हो जाइए साथ। आज 42,000 जो लोग मरे मुजफ्फर इकबाल जी, मुजफ्फर इकबाल जी, जवाब मिला आपको? मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं जो 42,000 मरे हैं। आप मुजफ्फर इकबाल जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अबू हुरैरा साहब, मैं इनसे ये चीज पूछना चाहता हूं जी कि आपको कितनी दिहाइयां दरकार हैं इस चीज के लिए? जमहूरियत को किसने गला घोंटा? हमने तो नहीं घोंटा। पंचायत इलेक्शन पहले भी हुए। 370 का रोना रोते रहेंगे इकबाल साहब? अरे भाई 370 का रोना कब तक रोते रहेंगे? कश्मीर बर्बाद हो गया 370 के पीछे। हमारा बुनियादी हक है और कैसे इसको जो है गैर कानूनी और डॉक्टर गैर आईनी फारूकुल्लाह तरीके से को छीना impose गया किया है। था। हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, 1987, इसमें कोई उसके शक बाद नहीं। टेररिज्म शुरू हुआ। और आप फिक्र मत करो, हम जम्मू वाले भी और कश्मीर वाले भी सब इसके लिए लड़ेंगे। आप इस गलतफहमी में है कि जम्मू वाले अरे हमारे भाई साथ जम्मू हैं, की जम्मू बात वाले करना भी बंद कर महसूस करते दीजिए। हैं कि हमारे साथ आप जो जाती है मगरमच्छ वाले आंसू बहाते हैं जम्मू के लिए, क्योंकि आपको पता है आज जम्मू एकजुट हो गया है। इसलिए हम की बात जम्मू करो। के हैं, 70 साल हम आपने एक्सप्लॉइट कश्मीर किया के जम्मू हैं को। नहीं, हम जम्मू कॉलोनी के बनाया हैं। हुआ था। जम्मू से बात कर क्या रहा हूं बात आपसे। करते हो आप? जम्मू चलिए आप ठीक है। सिर्फ अरे भाई बीजेपी को जम्मू समझते हैं, सिर्फ बीजेपी जम्मू नहीं है। 72 साल कॉलोनी बना जम्मू चलिए में ठीक और भी है। बहुत सारे लोग देखिए हैं। बार बार कश्मीर से यह आवाज उठती है कि चुनाव कब कराए जाएंगे। चुनाव तो जब ही होंगे जब कश्मीर के हालात और ज्यादा बेहतर होंगे। अभी आप देखिए टूरिस्ट बड़ी तादाद में आने लगे हैं, अभी पत्थरबाजी नहीं हो रही है, बच्चों के स्कूल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। अब गांव देहात तक में लोग एक तरह से खुश हो गए हैं। अब शोपिया जैसे इलाके, शोपिया जहां पर आतंकवाद था वहां पर सिनेमा हॉल खुल गए, वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो हालात और ज्यादा बेहतर होंगे। उसके बाद चुनाव भी होंगे। मैं पल्लवी घोष जी आपके पास आऊंगा। पल्लवी जी, परत दर परत चीजें अब खुल रही हैं। आप देखिए कि मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए जिस तरह से अब लगातार टेरर फंडिंग पर चोट किया जा रहा है, तो ऐसे में चीजें निकल कर आ रही हैं। बहुत सी एनजीओज हैं, जमाते इस्लामी है, सेपरेटिस्ट हैं, यानी ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनका बहुत अहम एक तरह से किरदार रहा है मिलिटेंसी को लेकर और आतंकवाद को लेकर। बिल्कुल, और इसी पे निशाना साधा है सरकार ने। उनका कहना है कि एक नेक्सस सा था, जो अनहोली नेक्सस हम कहते हैं, चाहे कुछ एनजीओज हो, चाहे कुछ संगठन हो, और कहीं ना कहीं कुछ नेता लोग भी, उनका तार भी जुड़ा हुआ है। और मैं बहुत सारी बातें सुन रही थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं आप लोगों को ज्यादा पता होगा कश्मीर के बारे में, लेकिन मैं एक आउटसाइडर हूँ, और कभी कभी आउटसाइडर कुछ वो चीज दिखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जो शायद वो लोग जहाँ रहते हैं वहां पे उनको नहीं मिलता। तो मुझे याद है, मैं कुछ महीनों पहले, आप लोगों को पता भी होगा, श्रीनगर में एक आरके या मॉलीज कैफे करके काफी फेमस कैफेटेरिया है, और उसकी जो मालकिन है वो इंशा मुजफ्फर है। तो मैं एक किताब लिख रही हूँ, और उसमें मैं वुमेन एट 75, मतलब जो महिलाएं हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट कर चुकी हैं, उनमें से मैंने इंशा मुजफ्फर से बातचीत की थी। मैंने उनसे इंटरव्यू भी किया था, और उनसे मैंने ये सवाल भी पूछा था कि लोग कश्मीर के बारे में, हम आउटसाइडर्स हैं, हम अपना ओपिनियन बनाते हैं, अक्सर हमारे जैसे लोग जाते भी नहीं है ज्यादा कश्मीर, श्रीनगर गए या पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, टूरिस्ट हो। हालांकि मैं एक पत्रकार होकर बहुत सारे ऐसे जगह पे गई हूँ, शोपियां, अनंतनाग वगैरह। उसका कहना मुझे बहुत दिलचस्प बात थी। उसने मुझे कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोला मैं इसलिए चुनाव लड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बदलते हुए देखा। तो मैंने कहा आपको, उसने मुझे ये भी कहा कि मैं ऐसा व्यू या राय रखती हूँ जो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन मैंने एज अ बिजनेस वुमन ये चीज देखा है कि आर्टिकल 370 को रिवोक होने के बाद यहाँ पे कम से कम पथराव नहीं हो रहा है। मैं अपने काम पे जा सकती हूँ। मैं सुबह घर से 8 बजे निकलती हूँ, मैं रात को घर में 10 बजे पहुंचती हूँ। मुझे बैंक से लोन्स भी मिलते हैं, और जो एक डर रहता था ना कि एक आतंकवाद है, कहाँ पे हमला होगा, ये सब चीज मुझे कम से कम देखने को कम मिलता है, या बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं इंशा मुजफ्फर की बात पे विश्वास करती हूँ। शायद मैं गलत हूँ या जो भी हो, क्योंकि मुझे राजनीति में पढ़ना नहीं है, लेकिन
यही चीज सरकार चाहती है, यही चीज सरकार बार बार पार्लियामेंट में कहती है कि एकदम सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके जड़ इतने डीप तक जुड़ चुके हैं कि इनको चेंज करने में, ये बदलाव लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लस डेमोक्रेसी की जरूरत है, चुनाव की जरूरत है, लेकिन जब तक हम आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ा हुआ जो भी तार है, चाहे वो एनजीओ हो, कुछ नेता हो, कुछ एक्टिविस्ट हो, उनको नहीं हटाएं तो हम लोगों को ये आश्वासन कैसे दे सकते हैं कि जो नए कश्मीर की हम बात करते हैं या इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं, वो सही माने में बदलाव लाएगा। बिल्कुल। इरफान हाफिज लोन जी, आपने देखिए कश्मीर की जो बदलती तस्वीर है उसके बारे में सुना, और पल्लवी घोष जी ने किस तरह से वहीं की एक महिला की मिसाल दी। इरफान साहब, सवाल ये उठता है कि अगर एक सरकार चीजों को सही करना चाह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को सही करना चाह रहा है, उसमें क्या दुश्वारी है? आप लोग खुलकर क्यों साथ नहीं आते हैं? पाकिस्तान के नाम पर आप क्यों तिलमिला जाते हैं? पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे लेकिन आप अपनी सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, अपने पीएम के साथ नहीं खड़े होंगे, क्या वजह है? देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं जो बात करता हूं संविधान के दायरे में बात करता जी। और जैसे अभी चर्चा चल रही है, हम जिस चीज की जिस 370 स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, वो कोई, अगर आप उसकी मांग कर रहे हैं, वो कोई एंटी नेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, आपको ये बताना चाहूंगा एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। हमने इसी बात को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब पिटिशंस एंटरटेन की, उसका मतलब हुआ कि हम कोई ऐसी चीज मांग रहे हैं जो संविधान में जिसकी गुंजाइश है। अब पूरा मामला 370 का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आप सुनिए ना प्लीज। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट पर आपको भरोसा है, कानून पर आपको भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी मौजूदा सरकार अगर चाह रही है कि कश्मीर में पीस हो, कश्मीर में अमन हो, तो कश्मीर से आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? आप लोग सरकार के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि जैसे पल्लवी जी बात कर रही थी, मैं यही इनका सम्मान करता हूं, इनकी राय का। शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कश्मीर जो है, ये एक ऐसी जगह है जिसमें कुछ सालों में, पर्टिकुलरली सिंस 1990, 1 लाख लोग छोटी सी घाटी में मारे गए। असल में ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट होते थे, बारामूला और श्रीनगर और अनंतनाग स्टार्टिंग में। तो इन 3 छोटी सी वादी में 1 लाख लोग उसी आतंकवाद को और उसी दहशत को तो ये सरकार खत्म करना चाह रही है। इरफान जी, उसी दहशत को, उसी आतंकवाद को, उसी मिलिटेंसी को तो चोट करना चाह रही है सरकार, जिसे लेकर इतने लोग मारे गए, जिसे लेकर कश्मीर में पीस नहीं है, जिसे लेकर अब नहीं है कश्मीर में। वो जो चलती आपकी पॉलिसीज थी, मैं ये कह रहा हूँ 1 लाख लोग मारे गए हैं, उसके कारण मारे गए हैं। कारगिल हो गया है, वर्किंग 3 सालों में आप फिगर्स लीजिए, 42,000 कितने सालों में मारे गए और 3 सालों में कितने मारे गए? करेगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जो बात ऐसे लोग एक तरफ तो आप कहते हो 370 जो है, आप एक तरफ चाहते हैं कि कश्मीर में पीस भी हो, अमन भी हो, लेकिन जो सरकार और एजेंसियां कर रही हैं उनके साथ आप खड़े भी नहीं होना चाहते हैं, आप उनका साथ भी नहीं देना चाहते हैं। जो सरकार और एजेंसियां कर रही वो काम भी आपको पसंद नहीं आ रहा है। अरे कश्मीर के हालात अगर बदल रहे हैं, अगर कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कश्मीर में अमन लौट कर आ रहा है, कश्मीर में स्कूल बंद नहीं हो रहे, कॉलेज बंद नहीं हो रहे, तो इस सरकार के साथ आइए। 370 का रोना इरफान साहब कब तक रोते रहेंगे? अब जम्मू कश्मीर की जो जमातें हैं उन्हें समझना होगा कि हालात बदल रहे हैं और इन बदले हुए हालात में सरकार के साथ आना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, मेरे समय नहीं बचा है, बहुत शुक्रिया। किसी दिन इस पर फिर हम चर्चा करेंगे, इस पर फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया इरफान हाफिज लोन जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पल्लवी घोष जी और मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।